वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है जो आपका क्लास 10th सिलेबस है, उसमें जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं सिलेबस में, उसमें कुछ चेंजेस लाई गई हैं। और स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है। इस पे ऑलरेडी मैं एक दो वीडियोस में बात कर चुका हूँ। इसमें जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनमें अभी एक अमेंडमेंट लाई गई हैं, चाहे वो फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल, तो इंग्लिश पढ़ाने की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और फिर इसमें जो स्किल्स हैं खासकर उन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग पे हमने बात की। अभी हम यहाँ पे राइटिंग पे देखेंगे कि राइटिंग में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम का पैटर्न है और जो खासकर न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है उसके हिसाब से आपका जो सिलेबस है फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो इसमें बहुत सारी चेंजेस अभी आ रही हैं और आने वाली हैं। तो राइटिंग में राइटिंग एक बहुत ही एक अहम स्किल है ऑफ विच एवर लैंग्वेज यू आर गोइंग टू लर्न। जो भी ज़बान आप पढ़ रहे हो उसमें आपको राइटिंग भी आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अहम है। द स्किल ऑफ राइटिंग शुड एनेबल स्टूडेंट्स टू राइट इन अ सिंपल वे। तो पहली चीज़ जो आपको देखनी है, आपकी जो राइटिंग है वो सिंपल होनी चाहिए। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि दैट यू हैव टू यूज़ दोज ग्रैंडिलोक्वेंट और बम्बास्टिक लैंग्वेज। आप बहुत ज़्यादा एक वो टफ ज़बान इस्तेमाल करो, बहुत ज़्यादा एक वो डेंस प्रोज इस्तेमाल करो, नहीं। आपकी जो राइटिंग है वो बड़ी लूसिड होनी चाहिए, बड़ी सिंपल होनी चाहिए। इसका एक ही मकसद है कि जो इवेलुएटर है या जो पढ़ने वाला है उसको आपकी बात बड़ी क्लियरली समझ आनी चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए। एंड देन लर्न टू यूज़ वर्ड्स इकोनॉमिकली। आपको जो अपने जो वर्ड्स हैं, जो आपकी लुगत हैं या जो आपकी राइटिंग है, उसको ज़्यादा फैलाना नहीं है, उसमें ज़्यादा आपको वो डीप नहीं जाना है। यू हैव टू यूज़ द वर्ड्स, यू हैव टू यूज़ द लाइन्स और सेंटेंसेस इकोनॉमिकली। आपकी जो लाइन सेंटेंसेस या आपका जो कंपोजिशन होगा वो बड़ा मुख्तसर होना चाहिए, क्योंकि अभी जो इंटरनेट का दौर है और अभी इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वो लंबा लिखो या उसमें काफ़ी वो डिटेल में जाओ, नहीं। अभी जो ज़्यादा फोकस किया गया है कि आपको इकोनॉमिकल हिसाब से लिखना है। आपकी जो राइटिंग है वो बड़ी प्रिसिस होनी चाहिए, बड़ी मुख्तसर होनी चाहिए। राइट सेंटेंसेस विद सिंपलिसिटी एंड क्लैरिटी, एंड यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस इन ए सिंपल और इन एन अरेंज्ड वे। आपकी जो सेंटेंसेस होनी चाहिए वो बड़ी सिंपल होनी चाहिए और उनमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए, उनमें एक वो कन्फ्यूजन या एक तरह का वो एम्बिग्यूटी वो नहीं चलेगी। आप तो एक तो सिंपल लिखना है और ऊपर से क्लियर लिखना है। ये आप तभी आप ये सीखोगे जब आप राइटिंग को बार बार प्रैक्टिस करोगे, उस हिसाब से आपकी जो राइटिंग है उसमें एक सिंपलिसिटी और एक क्लैरिटी आ जाएगी। ऑर्गेनाइज आइडियाज़ एंड राइट शॉर्ट एंड कोहेरेंट पैराग्राफ्स। पहले आपको जो जैसे आपको जो आप चाहे आपको स्पीच करनी है या राइटिंग करनी है, उससे पहले आपको जो आइडियाज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है, उनको एक तरतीब में देना है और जमा करना है। एंड देन राइट शॉर्ट एंड कोहेरेंट पैराग्राफ्स। और मोस्टली जो अभी आपके एग्जाम्स में आते हैं 8th 10th या जो दूसरी क्लासेस हैं, आपको अभी ऐसे नहीं लिखना है। यू नीड टू राइट द पैराग्राफ्स। आपको एक या डेढ़ पैराग्राफ लिखना होता है, एक पेज आधा पेज लिखना होता है किसी भी टॉपिक पे। और उनमें एक कोहरानस होनी चाहिए, उनमें एक सुकूनस होनी चाहिए, तरतीब। जो आपके ख्यालात हैं उनमें एक बहर होना चाहिए, क्योंकि आपके जो आइडियाज़ हैं उस हिसाब से फिर जो पढ़ने वाला है उसको लगना चाहिए कि इस बंदे ने कुछ लिखा है या इसमें कुछ एक तरह की क्रिएटिविटी है या कुछ इसका अपना आइडिया भी है। तो आपके जो आइडियाज़ हैं वो पहले आपको ऑर्गेनाइज करने हैं। पहले मैं कौन सी चीज़ लिखूँगा, बॉडी में क्या लिखूँगा, इंट्रोडक्शन में क्या लिखूँगा, कंक्लूजन में क्या लिखूँगा। तो इस चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना है। इसी वजह से फिर आपके मार्क्स एग्जाम में डिडक्ट होते हैं, क्योंकि आपकी जो राइटिंग है उसमें एक कोहरानस, एक सीक्वेंस, एक तरतीब नहीं रहती। तो ये बहुत ही अहम है जब आपको कोई भी चीज़ एग्जाम में लिखनी है। Then there is write text such as writing an essay, short letters, outline of short stories, paragraphs, reports, articles। हाँ, और जो राइटिंग है वो अभी उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आई हैं। अभी खाली वो आपको वो जो ट्रेडिशनल ऐसे या वो जो लेटर्स होते हैं खाली उन्हीं पे अभी काम नहीं चलेगा। राइट टेक्स्ट सच एज राइटिंग एन ऐसे। अगर आपको ऐसे लिखना है वो आपको खुद ही लिखना होगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक पे कोई भी ऐसे आएगा। अभी वो फिक्स्ड वो एक दो ऐसे जैसे आते थे पहले, माई एम इन लाइफ, माई बेस्ट फ्रेंड या उस तरह
तरह का अभी नहीं चलेगा। किसी भी टॉपिक को आपको कोई भी ऐसे लिखने के लिए रेडी रहना है। शॉर्ट लेटर्स, मुख्तसर सी वो जो चिट्ठियाँ होती हैं, चाहे वो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स हो, वो लिखनी है। आउटलाइन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, जो शॉर्ट स्टोरीज है उनकी आउटलाइन, उनका थीम या उनका जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको आना चाहिए। देन देयर इज़ पैराग्राफ्स, किसी भी टॉपिक पे आपको थोड़ा बहुत वो कुछ पॉइंट्स देंगे, आइडियाज़ देंगे, उस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। और रिपोर्ट्स, आपको एक रिपोर्ट लिखना है, जैसे वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट आते हैं, किसी चीज़ को रिपोर्ट करना है, वो आप कैसे लिखोगे। एंड देन देयर इज़ आर्टिकल्स, किसी पे अगर आपको आर्टिकल लिखना है, एक मजमून लिखना है। एंड देन देयर इज़ स्पीच, आपको ऐसा भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक स्पीच लिखनी है। अगर आपको किसी चीज़ पे बोलना है तो पहले आप वो कैसे लिखोगे। तो दैट मीन्स यू नीड टू हैव अ गुड होल्ड ऑन राइटिंग। आपका राइटिंग में एक अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी तरह से जो आपका एग्जामिनर है वो लिखने को कहेगा। पैराफ्रेज एंड समराइज इन अप्रोप्रिएट फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू रिटन स्टिमुलस। हाँ, और फिर आपका अभी जो एक नया पैटर्न देखने में आया है कि एग्ज़ाम में आपको 8th 10th में पिछले साल ये चीज़ आई थी, आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत वो एक कुछ रेफरेंस दिए जाएंगे, इशारा दिए जाएंगे, और आपको फिर उन्हें एक स्टोरी या एक ऐसे या एक आइडिया के तौर पे लेना है, और फिर आपको उन पे कुछ लिखना है। पैराफ्रेज, चाहे आपको किसी को पैराफ्रेज करना है, किसी का वो थीम लिखना है। और समराइज इन एन अप्रोप्रिएट फॉर्म इन रेस्पॉन्स टू रिटन स्टिमुलस, या ऑलरेडी वहाँ पे कोई चीज़ दी गई है, आपको उसको समराइज करना है या उसको पैराफ्रेज करना है, अपना एक थीम या अपनी एक अंडरस्टैंडिंग जो आपको समझ आ गई हो उससे वो आपको लिखनी है। यूज़ वर्ड्स इन देयर प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, और जो अल्फाज है उनको अपने ख़ास पस मंज़र में इस्तेमाल करना है। आपको जैसे वो सेंटेंसेस लिखने होते हैं, सेंटेंसेस बनाने, आप जो वर्ड्स हैं कैसे आप समझ पाओगे कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुए हैं, उनका सिचुएशनल मीनिंग क्या है, तो वो चीज़ आपको देखनी है। यूज़ अप्रोप्रिएट वोकेबलरी, आप की जो वोकेबलरी हैं, जो अल्फाज हैं वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। कहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, जो प्रॉपर एक वो डिक्शन होता है कि मुझे कहाँ पे कैसे सेंटेंस लिखना है, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो इस तरीके से तो मुझे ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ आपको सीखना है। दैट मीन्स आपकी जो वोकेबलरी है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी राइटिंग अच्छी होगी। तो इसके लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो आपको ध्यान से पढ़नी है। यूज़ अ वैरायटी ऑफ एक्यूरेट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, अगर आपको कहा जाएगा कि आपको सेंटेंस लिखना है या कुछ सेंटेंसेस को जोड़ना है, तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए, जैसे वो रिलेटिव क्लास में होता है, तो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। उस हिसाब से भी आपको ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। दैन दीज यूज़ एक्यूरेट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, आपका ग्रामर भी एग्ज़ाम में अभी चेक किया जाएगा कि ग्रामेटिकल आप कितना अच्छा लिख सकते हो, ग्रामेटिकल आप की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, और अगर आपको कुछ लिखने को कहा जाएगा तो ग्रामेटिकली वो करेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी जो राइटिंग है इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो मोस्टली आपका जो ज़्यादा फोकस है वो राइटिंग में है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको राइटिंग में ही मोस्टली देना है। एंड देन देयर इज़ असेसमेंट इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स गाइडलाइंस फॉर। तो इसके अलावा जो आपका एक इंटरनल असेसमेंट होता है, ये आपका जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो राइटिंग होता है बेस्ड होता है। इसके अलावा जो इंटरनल असेसमेंट होता है उसमें अपार्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक द सब्जेक्ट टीचर्स कैन प्लान देयर ओन एक्टिविटीज़ एंड क्रिएट देयर ओन मटेरियल फॉर असेसिंग द लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। एक तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने लेवल पे कोई एक्टिविटीज़ करे, आपको कुछ क्रिएटिव राइटिंग स्पीकिंग उस तरह की कुछ चीज़ें करने को कहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई पोइम लिखनी है, किसी चीज़ पे ऐसे लिखना है, किसी चीज़ पे अपने आइडियाज़ देने हैं, कोई डिबेट करना है, कोई डिस्कशन करना है, कोई वो सेमिनार टाइप कोई प्रोग्राम करना है, where you have to speak in the English language, where you have to interact with the other students from other schools, from other classes, ताकि आपकी जो अपने ख़यालात हैं वो आप दूसरों तक पहुंचा सको, और इससे आपका जो विज़न है उसमें एक वसअत आ जाएगी, और आपकी जो बोलचाल है उसमें एक लुसिडिटी आ जाएगी। लैंग्वेज लर्निंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, एक्टिविटीज़ शुड नॉट बी कन्फाइंड टू क्लासरूम टीचिंग ऑनली। खाली आपकी जो लैंग्वेज है वो क्लासरूम तक महदूद नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी मॉर्निंग असेंबली है, कोई एनुअल डे है, कोई डिबेट डिस्कशन है, कोई प्रोग्राम है, किसी टॉपिक पे आपको बोलना है, कोई फंक्शन है स्कूल में, तो आपको वहाँ पे भी जो आपकी लैंग्वेज है उस पे वहाँ पे भी एक जो इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। शुड एनेबल द स्टूडेंट्स टू एंगेज इन रियल लाइफ सिचुएशंस, और यू हैव टू डिबेट डिस्कस, और यू हैव टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स और विद
स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्कूल्स, कोई दूसरे स्कूल से कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, तो आप ऐसा होना चाहिए कि आप उनके साथ भी बात कर सको। तो जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं, डे टू डे कन्वर्सेशंस होती हैं, उसमें आप अंग्रेज़ी में उनके साथ बात कर सको। द फॉर्मेट एंड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ शुड बी एक्सटेंसिव, ये बड़ा एक्सटेंसिव होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फिक्स टू 1 or 2 एक्टिविटीज़। तो इसमें एक ये बड़ा वसत, इसमें एक वसत होनी चाहिए कि अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग डिबेट्स पे, अलग अलग जो फंक्शंस प्रोग्राम्स होते हैं, आप वहाँ पे बोल सको। द इंटरनल असेसमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज शुड बी इवैल्यूएटेड बाय द टीचर थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन। और जो टीचर है उसको पूरा एकेडमिक सेशन में, जैसे अभी एक नया जो इवैल्यूएशन का सिस्टम आया है गवर्नमेंट की तरफ से, JK बोस की तरफ से, कि पूरा साल अभी जो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है और फिर जो एक समेटिव असेसमेंट होती है, तो पूरा साल आपको देखना है कि किन किन एक्टिविटीज़ में जो बच्चा है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो आगे जा रहा है या वो पीछे ही रह रहा है। इट मे बी प्रिजर्व फॉर 3 months आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर चेकिंग बाय द बोर्ड। तो फिर ये चीज़ जो है, इसको फिर जो बोर्ड है वो चेक करेगा। दैट मीन्स जो टीचर है उसको जो बच्चे को पूरा साल अभी एसेस करना है कि जो बच्चा है उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है या वो रिवर्स में चला जा रहा है। इसके बाद जो सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं, द सजेस्टेड एक्टिविटीज़ एम टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, दी शुड बी फॉलोड बाय इंडिविजुअल, पीयर एंड ग्रुप टॉक। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है जिससे बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल है, बातचीत करने की सलाहियत और उसकी जो पर्सनालिटी है उसमें एक इम्प्रूवमेंट आ सकती है। एंड दी शुड बी फॉलोड बाय इंडिविजुअल, पीयर एंड ग्रुप टॉक। चाहे इंडिविजुअल लेवल पे आप ये करो, कि पीयर लेवल पे जो आपके इक्वल्स हैं, दैट मीन्स क्लासमेट्स, और ग्रुप टॉक, या कहीं आप ग्रुप में बात कर रहे हो। स्क्रीनिंग ऑफ रेलिवेंट एज अप्रोप्रिएट ऑडियो वीडियोस ऑफ स्टोरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, डिस्कशंस, फिल्म्स। हाँ, बच्चे को अभी ये चाहिए कि, या टीचर को चाहिए कि बच्चों को वो जो वीडियोस होती हैं स्टोरीज़ की, डॉक्यूमेंट्रीज़ की, डिस्कशंस की, उनकी एज के हिसाब से वो उनको दिखाए। जैसे अभी यूट्यूब पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ अवेलेबल हैं, बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, जैसे आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो इमेजिनेशन है, उसको काफ़ी मदद मिलेगी। लिसनिंग टू फ़ोन कॉल्स, आप अगर सुनोगे कोई बात कर रहा है, उससे आप कुछ सीख सकते हो। मॉडल रीडिंग बाय टीचर ही पढ़ेगा, आप उसकी सुनोगे। then there is storytelling, you have to narrate some story in English language or whichever language you are reading, तो उस लैंग्वेज में आपको बात करनी है। then there is narrating incidents, अगर आप कोई इंसिडेंट नरेट कर रहे हो, उससे बच्चे को काफ़ी एक मदद मिलती है उसकी बोलचाल में, क्योंकि जब वो बड़ी ध्यान से कोई बात सुन रहा होता है तो यही चीज़ें उसके दिमाग में बैठ जाती है और फिर उसकी ज़बान से वो उसी तरह की जो वो ज़बान जो है वो वक्त के साथ साथ उसमें इम्प्रूव हो जाती हैं, वो उसमें बोलचाल करना सीख जाता है। ग्रुप डिस्कशन एंड टॉक शोज़, चाहे ग्रुप डिस्कशंस हो या टॉक शोज़ हो जिनमें लोग बातें कर रहे हो, अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हो, वो आपको जैसे जो न्यूज़ चैनल्स पे होते हैं। और रोल प्लेज, आपको आप स्कूल में कोई कैरेक्टर कर रहे हो, कोई थिएटर का वो प्रोग्राम कर रहे हो या कोई ड्रामा इस तरह का एनेक्ट कर रहे हो, तो उसमें जो रोल प्ले करने होते हैं, जो एक्टिंग करनी होती हैं। एंड देन डिबेट्स, प्रेजेंटेशन, कोई किसी टॉपिक पर डिबेट हो रहा है या कोई प्रेजेंटेशन हो रही है, तो वो चीज़ें आपको ये चीज़ें अभी नए सिलेबस में आ रही हैं। देन देयर इज़ कन्वीनिंग मीटिंग्स, टॉक्स इन इनफॉर्मल सिचुएशन, गोइंग टू शॉपकीपर। फॉर एग्जाम्पल, आपको शॉपकीपर के पास जाना, आप कैसे बात करोगे, जैसे आपका अभी जो डायलॉग राइटिंग में आता है, डिस्क्राइबिंग रियल टाइम इवेंट्स लाइक फेस्टिवल्स एंड मैच। आप कोई रियल लाइफ इवेंट्स जैसे होते हैं, फेस्टिवल्स, त्यौहार या मैचेस होते हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स, पिकनिक्स होते हैं, वेकेशन होती हैं, ट्रैवलॉग होता है, तो दैट मीन्स एक बड़ा ही एक हॉलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट किया गया है आपके सिलेबस के साथ, ताकि बच्चे में जो एक मल्टीपल जो ये एबिलिटीज़ या जो सलाहियतें वो इसमें पैदा हो जाए। देन देयर लर्नर असेसमेंट जो है यहाँ पे, इसमें लर्न असेसमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड पार्ट ऑफ टीचिंग। देखिए, जो असेसमेंट है वो असल में एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम आ गया तो आपको असेस किया जाएगा, नहीं, ये एक जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, पूरा साल चलता रहता है। द पर्पस ऑफ इंटरनल असेसमेंट इज़ दैट द लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन इम्प्रूव द एग्जामिनेशन सिक्योर दैट हॉट्स ए गुड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिक्रीज इफ नॉट कम्प्लीटली डिफीटेड। तो इसका जो असेसमेंट का ये है कि बच्चे का जो एक खौफ होता था एग्ज़ाम के लिए वो ख़त्म हो जाए,
और जो गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चिल्ड्रन इज़ डिक्रीज इफ नॉट कम्प्लीटली डिफीटेड। तो बच्चे में ये खौफ कम हो जाए, अगरचे ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन जो एग्ज़ाम का एक खौफ होता था, ट्रेडिशनल जो एग्ज़ाम्स होते थे, अभी यही आ रहा है कि बच्चे को स्कूल के साथ एक मानूसियत पैदा हो। द असेसमेंट शुड बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए, प्रमोट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स, ताकि बच्चे में कुछ डेवलपमेंट आ जाए। खाली ये मार्क्स या ग्रेड्स या वो रटा लगाना या इस तरह का वो क्रैमिंग, वो चीज़ें अब नहीं चलेंगी। ये डेवलपमेंट और जो लर्निंग बेस्ड है, बच्चे में सच में कोई डेवलपमेंट आ रही है, बच्चा कुछ सीख रहा है, कुछ उसमें जो स्किल्स हैं वो पैदा हो रही है। एंड टेस्ट हायर ऑर्डर स्किल्स, और बच्चे में जो हायर ऑर्डर स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, वो चीज़ें आ जाती हैं। सच एज एनालिसिस, बच्चा कुछ एनालाइज कर पाता है, उसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच, तजिया जो होता है, वो चीज़ें आ रही हैं। एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और बच्चे में जो कंसेप्ट हैं वो सच में क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। असल में जो लर्निंग है वो ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग रोज़ बरोज़ इंक्रीज़ होनी चाहिए। द टीचर शुड यूज़ डिफरेंट असेसमेंट स्ट्रेटजी दैट कनेक्ट रीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट टू रियल लाइफ सेटिंग्स एंड टू असेस एंड प्रोवाइड फीडबैक एंड एक्टिविटी। जो टीचर है उसको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि जो टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट है वो रियल लाइफ के साथ कनेक्ट हो जाए। अगर आपको रियल लाइफ में बच्चे को कुछ करवाना है तो वो कर सकेगा कि नहीं। जैसे फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है, एंड टू असेस एंड प्रोवाइड फीडबैक एंड एक्टिविटीज़, फिर हमें उसका फीडबैक लेना है। सर्वेज, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्लेज, प्रोजेक्ट वर्क्स, बच्चा इनमें कितना परफॉर्म कर पा रहा है या उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है। असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, इनोवेशंस, तो अगर बच्चे को कोई असाइनमेंट दिया जाता है या कोई प्रेजेंटेशन या कोई इनोवेटिव आइडिया है, वो चीज़ें पैदा हो रही हैं, वो स्किल्स आ रही हैं इन सच ए वे दैट द लर्नर डोंट फील दिस इज़ हर परफॉर्मेंस इज़ बीइंग इवेलुएटेड। और ताकि जो लर्नर है उसको ये नहीं लगना चाहिए कि उसको कंटिन्यूसली इवेलुएट किया जा रहा है, उस पर वो नज़र रखी जा रही है। नहीं नहीं, इट शुड बी फन, लाइक ये वो फ़न की तरह कोई वो मिजाहिया जैसे होता है, या कोई एन्जॉयमेंट की तरह, रिक्रिएशन की तरह। प्लीज़ रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट गिवन इन प्रिलिमिनरी पेजेस, पॉइंट्स रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग बी असेस्ड। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपकी लर्निंग के बारे में है। तो यहाँ पे जो आपका ये आपने देखा, जो आपका जो असेसमेंट के बारे में है, खासकर रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इसके बाद यहाँ पे जो आता है, जो आपका जो एग्ज़ाम है वो थ्योरी पेपर जो 80 मार्क्स का है, और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का है। दैट मीन एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो है वो 80 मार्क्स है, और इंटरनल असेसमेंट जो आपका टीचर करेगा या स्कूल वाले करेंगे तो वो 20 मार्क्स का है। इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है कि आपके एग्ज़ाम में जो लिटरेचर का सेक्शन है, राइटिंग स्किल्स हैं, ग्रामर है, रीडिंग कम्प्रहेंशन है, तो इस पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका पेपर है वो अभी किस टाइप का आएगा और मार्क किस किस टॉपिक में कितने होंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि जो आपका न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है उसके हिसाब से आपका जो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज है उसमें किन चीज़ों पे ज़्यादा अभी फोकस किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।